हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं रीट 2021 का दाब और पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है हमने पहले अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो आप उसको देखिएगा। और अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपको एक तो लुसेंट और एक राय पब्लिकेशन की जो रीट की बुक आती है और एक दक्ष की जो बुक आती है, तो ऐसी सारी आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी और उसका निचोड़ यहाँ पे मैंने इकट्ठा करने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हमारे जो आने वाले नए वीडियोस हैं वो आप तक पहुँच सकें। तो देखिए भाई, दाब के अंतर्गत यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए ये पार्ट 2 है। ये चाबी को हम यहाँ से हटा देते हैं एक बार। तो देखिए भाई, दाब ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप उससे जाकर के देखिए। और आज के टॉपिक में जो हम दाब पढ़ने जा रहे हैं, इसके अंतर्गत हम तरल दाब पढ़ेंगे। तरल दाब क्या होता है? तो तरल पदार्थों द्वारा लगने वाला दाब, यानी जो भी द्रव पदार्थ हैं उनके द्वारा लगने वाले दाब को हम क्या कहते हैं? तरल दाब कहते हैं। और यहाँ पे आप देखिए, इस तरल दाब को मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक कंटेनर है, पात्र है, और इसके अंदर क्या है, कोई जल भरा हुआ है। तो यहाँ पे यदि हम इस पॉइंट पे लगने वाला दाब जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो दाब कितना होता है? P बराबर एच डी जी। यहाँ पे H क्या है कि इसके अंदर, पात्र के अंदर कितनी ऊंचाई तक जो है वो द्रव भरा हुआ है, वो उस द्रव की ऊंचाई है। द्रव स्तंभ की ऊंचाई को हम H से लिख रहे हैं। और D जो है वो यहाँ पे जो द्रव भरा हुआ है उसका घनत्व। घनत्व क्या होता है? एकांक द्रव्यमान जो है, एकांक आयतन में जो भी द्रव्यमान है उसी को हम क्या कहते हैं? उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन में जितना द्रव्यमान होता है वही उसका क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास घनत्व है। अगर हम घनत्व का फॉर्मूला लिखना चाहें तो D बराबर m/v, यानी m क्या है? मास, और v क्या है? वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बटा में आयतन। ये किसका फॉर्मूला है? घनत्व का। तो यहाँ पे g जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण है और इसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो भी हम तरल दाब जो है, किसी भी बिंदु पे हमें तरल या तरल द्वारा लगाया गया दाब यदि हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है P बराबर H गुणा D गुणा G। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं या फिर वैसे ही पूछ सकता है। उसके बाद आपको कुछ बातें और ध्यान रखनी होंगी। द्रव स्तंभ की ऊंचाई, जैसे जैसे हम द्रव स्तंभ की ऊंचाई बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे दाब जो है वो क्या है? बढ़ेगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे ये देखिए, हमारे पास कोई भी कंटेनर है, ये आप चित्र देखिए। यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं A, जो हमने रास्ता बना रखा है। यहाँ पे अब जब इसके अंदर ये आधा पानी से भरा हुआ है तो कोई भी द्रव है इसके अंदर, तो जब हम जैसे मान लीजिए, तो ये पानी जो है वो यहाँ पे गिर रहा है, इसके बाहर आ रहा है। तो जैसे जैसे अब हमने क्या है, इसको कुछ देर के लिए बंद कर दिया और फिर क्या, हमने इसमें पानी जो था या जो भी द्रव था उसको हमने फुल भर दिया। पहले आधा भरा हुआ था तो पानी यहाँ पे गिर रहा था, अब हमने क्या है, इसको फुल भर दिया। तो अब देखिए, अब हम जब इसको बॉल को ओपन करेंगे तो ये जो है पानी वो आगे जाकर के गिरेगा, जबकि पहले जो है वो यहाँ पे गिर रहा था। इसका मतलब क्या है कि अब क्या होगा, यहाँ पे जो दाब लग रहा है पहले की अपेक्षा वो ज्यादा लग रहा है। तो इससे आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम द्रव स्तंभ की ऊंचाई बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे द्रव का जो है वो दाब भी बढ़ता जाएगा किसी एक पॉइंट पे। यहाँ पे आप इस चित्र से इसको समझ सकते हो। दूसरा है कि एक ही क्षैतिज पर स्थित बिंदुओं का दाब समान होता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो, किसी पात्र में एक ही ऊंचाई पर स्थित बिंदुओं में दाब क्या है? समान होता है, या फिर एक ही क्षैतिज पर स्थित बिंदुओं का दाब जो है वो समान होता है। जैसे आप देखिए, ये हमारे पास एक कंटेनर है, कोई पात्र है, और इसके अंतर्गत हमको एक बिंदु A दिया गया है, B और C, ये 3 बिंदु हैं जो क्या है, समान ऊंचाई पे आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे ये समान ऊंचाई पे हैं, एक ही ऊंचाई पे, एक ही हाइट पे हैं। तो इन तीनों पे जो दाब लगेगा वो क्या होगा? हमेशा ही क्या होगा? इक्वल होगा, समान होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और गहराई, जैसे जैसे क्या है, द्रव की गहराई बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम द्रव की गहराई में जाएंगे वैसे वैसे क्या है, दाब भी बढ़ता जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, A, B और C पॉइंट है, तो इन तीनों में अगर आपसे पूछे कि दाब किसमें दाब सबसे अधिक होगा,
तो आप बताओगे कि सी पॉइंट पे यहाँ पे जो दाब है वो सबसे अधिक होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आप देखोगे तो इसकी गहराई जो है वो क्या है, ज्यादा है बाकी की अपेक्षा। ए की गहराई कम है, बी और सी देखिए आप इससे क्या, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो गहराई क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो दाब भी बढ़ता जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इस तीसरा जो फैक्ट है इस पे आधारित आप एक बात और देखी होगी आपने, जैसे आपने देखा होगा कि नदी वगैरह के जो पुल बनाए जाते हैं तो उसके जो बांध है या नीचे की दीवार है पुल की, तो वो दीवार जो है वो नदी के अंदर जो है वो दीवार होती है। तो उस दीवार में आप देखोगे वो जो बांध है उसके दीवार जो है वो क्या चौड़ी बनाई होती है। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे तो वो दीवार जो है वो चौड़ी होती है। इसका क्या कारण है? क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो द्रव का दाब बढ़ता जाता है, इसलिए हमें, ताकि वहां पे ज्यादा दाब लगेगा और ज्यादा दाब की वजह से उसे कोई क्षति ना हो, नुकसान ना हो, इसलिए क्या है, हम उसकी जो गहराई पे होता है दीवार उसको हम चौड़ा बना देते हैं। या आपने अक्सर पुलिया वगैरह पे देखा होगा, ठीक है, जो जब पानी सूख जाता है तो आपने नदी में देखा होगा कि नीचे जो आधार पे जिस नींव पे वो खड़ी होती है तो नीचे से वो दीवार जो है वो ज्यादा चौड़ाई की बनाई जाती है। इसका कारण यही है क्योंकि जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे दाब भी बढ़ता जाएगा। उसके बाद है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल क्या होता है? जब वस्तु को द्रव में डुबोने पर ऊपर की ओर कार्यरत बल। तो जब भी हम, आपने देखा होगा, जब भी हम किसी वस्तु को पानी के अंदर डुबोते हैं तो वो हमें हल्की महसूस होती है। हल्की क्यों महसूस होती है? उसके भार में हमें थोड़ी आभासी कमी महसूस होती है। तो ये कमी किस कारण होती है? क्योंकि जब भी हम किसी वस्तु को द्रव में डुबो रहे हैं तो नीचे से ऊपर की ओर द्रव भी एक उसके ऊपर दाब लगाता है, जिसके कारण हमें उसकी जो भार है, उसका जो भार है उसमें थोड़ी सी हल्की सी कमी महसूस होती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वस्तु को द्रव में डुबोने पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल। और द्रव के इस गुण को हम क्या कहते हैं, उत्प्लावकता कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि द्रव के इस गुण को हम क्या कहते हैं, उत्प्लावकता कहते हैं। उसके बाद उत्प्लावन बल क्या होता है? ये उत्प्लावन बल यदि हम इसे कैलकुलेट करना चाहें तो ये कितना होगा, तो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार इसके बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास एक पात्र है और यहाँ पे इसके अंतर्गत यहाँ पे द्रव भरा हुआ है, तो हमने क्या है, इसके अंदर कोई वस्तु यहाँ से डाल रहे हैं, यहाँ से हमने कोई वस्तु इसके अंदर डाली, तो जैसे ये वस्तु इसके अंदर डालेंगे तो यहाँ से कुछ पानी बाहर आ जाएगा। वो जो जितना पानी उसने हटा दिया उसके बराबर ही क्या है, ये उत्प्लावन बल उसके ऊपर कार्य करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि जब कोई वस्तु जल में डुबोई जाती है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। वो दो बल कौन कौन से हैं देखिए आप। सबसे पहला बल वस्तु का भार W, वस्तु का भार जो है उसको हमने W से शो कर रखा है। और ये नीचे की तरफ, जब भी आप वस्तु को, किसी भी वस्तु है उसको आप पानी में छोड़ोगे तो उसके जो नीचे की तरफ कार्य करता है वो उसका भार होता है। भार के कारण वो नीचे जाने की वस्तु की मतलब प्रकृति होती है, वो नीचे जाना चाहती है वस्तु पानी में। तो वो किस कारण जाना चाहती है, क्योंकि वो उस वस्तु के भार के कारण, उसको हम क्या कहते, उसको हमने W से दिखा दिया यहाँ पे। ये हमेशा किस तरफ कार्य करता है, नीचे की तरफ। और उत्प्लावक बल, इसको हमने W1 से लिख रखा है। और ये जो है वो वस्तु पर नीचे से ऊपर की तरफ लगेगा और वस्तु को ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। जल में वस्तु को ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश जो बल करता है उसी को हम क्या कहते हैं, उत्प्लावक बल कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए, इसके अंदर तीन स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति हमारे पास है कि यदि वस्तु का भार उत्प्लावक बल से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, यदि वस्तु का भार नीचे से जो ऊपर बल लग रहा है उससे ज्यादा हो जाए, यानी उत्प्लावक बल से ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा, वो वस्तु जो है वो पानी के अंदर पूरी तरह से डूब जाएगी, तल पे आ जाएगी, पूरी तरह से डूब जाएगी। ये आपको दिख रही है पहली कंडीशन। इसमें क्या है, वस्तु का भार जो है वो किससे ज्यादा हो गया, उसके उत्प्लावन बल से ज्यादा हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके बाद W1 जो है, W1 और W दोनों बराबर हो जाएं, यानी वस्तु का भार और उत्प्लावक बल यदि दोनों बराबर हो जाएं, बैलेंस हो जाएं, उस स्थिति में क्या होता है कि वस्तु जो है वो पानी के अंदर जो है, अंदर पानी के अंदर तैरती है, ना तो वो पूरी तरह से क्या है डूबती है और ना ही सतह पे आती है, पानी के बीच डूब करके तैरती है। तो इस स्थिति में जो वस्तु है वो पानी के अंदर डूब करके तैरेगी। और जब हमारे पास तीसरी कंडीशन बनती है
कि जब वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम हो जाए या फिर उत्प्लावन बल का मान वस्तु के भार से ज्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में हमें क्या स्थिति देखने को मिलेगी। तो नीचे से जो लगने वाला ऊपर की तरफ बल है वस्तु पे, वो क्या है, बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या है, जिसके कारण ये वस्तु जो है वो सतह पे आके तैरने लगेगी। वस्तु जो है वो सतह पे आके तैरने लगती है। हालांकि इसका थोड़ा बहुत भाग जो है वो पानी के अंदर भी रहता है। तो इस वजह से ये वस्तु जो है वो तैरती है। क्यों? क्योंकि इस समय जो है वो उत्प्लावक बल का मान जो है वो ज्यादा हो जाता है वस्तु के भार से। तो इसके अंतर्गत हम इसका उपयोग आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग, जो दूध मापने का यंत्र होता है, दूध की शुद्धता मापने का यंत्र, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। दुग्ध मापी में इसका उपयोग किया जाता है आर्किमिडीज के सिद्धांत का, उसी के ऊपर ये आधारित होती है युक्ति। और ये मैंने आपको घनत्व बताया था। और एक ही क्या है, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या होता है, हाइड्रोमीटर के बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। हाइड्रोमीटर क्या होता है, जब भी हम अपेक्षित घनत्व उसको मापते हैं तो वो क्या कहलाता है, हाइड्रोमीटर। उस मापने के उपकरण को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोमीटर कहते हैं। और अपेक्षित घनत्व क्या होता है, जब हम किसी अन्य तरल पदार्थ का घनत्व जो है वो द्रव के सापेक्ष यदि हम ज्ञात करें, ठीक है, उनके बीच एक अनुपात ज्ञात करें, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसका अपेक्षित घनत्व कहते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सब कुछ समझ में आया होगा। तो अगर आप ये इतना कर लेते हो तो आपको अदर जो बुक्स है, जो मैंने 3-4 बुक्स बताई, उनको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं रहेगी और इससे आपका अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि कोई भी फैक्ट इससे छूट ना पाए। तो धन्यवाद। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी का जो आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोज जो हैं वो आप तक प्राप्त हो सके, आप तक पहुंच सके। तो धन्यवाद।